क्यों है, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम में से क्यों है, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम में से क्यों है, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। आज हमारे साथ दो नए खास मेहमान और एक नया खास मुद्दा है कि क्या हम कुछ भाषाओं की तरफ पक्षपाती रवैया रखते हैं और कुछ भाषाओं की तरफ निष्पक्षता का, कुछ को नज़रअंदाज करते हैं। और मेहमान हैं हमारे साथ श्री अशोक चक्रधर, ये वाइस चेयरमैन हैं हिंदी एकेडमी के, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी के, और साथ ही साथ एक लोकप्रिय साहित्यकार हैं। साथ में है हमारे मिस्टर राहुल देव, ये द्विभाषीय पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, पहचाने चेहरे हैं और ये आज समाज के प्रधान संपादक हैं। आप दोनों का स्वागत है। और साथ में मेरे साथ जुड़ी है ऑडियंस हिंदी राजभाषा विभाग से, आपका भी स्वागत है। कोई भी व्यक्ति कितनी भाषाएं सीख सकता है, यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ। सामान्य रूप से 3 भाषाएं तो हर व्यक्ति सीख सकता है। एक वो जो माँ की गोदी से मिलती है, दूसरी वो जो उसको उसके विद्यालय से मिलती है, तीसरी वो जो उसको अपने रोज़गार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने विकास के लिए उपयोगी लगती है। और यदि अपने जीवन विकास के लिए और ज़्यादा उपयोगितावादी दृष्टिकोण हो तो वो 3 से ज़्यादा भाषाएं सीख सकता है। नटवर लाल को 16 आती थी, चार्ल्स शोभराज 16 भाषाएं आती थी, और चार्ल्स शोभराज को भी उसका व्यापक नेटवर्क था तो उसको भी 10-15 भाषाएं आती थी। यहाँ तक कि हमारे नरसिंह राव साहब को भी 10 से ज़्यादा भाषाएं आती थी। उनको इसलिए आती थी क्योंकि वे विदेश मंत्री थे, देशांतर में घूमते थे और हर भाषा की शुद्धता का आग्रह उनके पास रहता था। लेकिन 3 भाषाएं तो हर कोई सीख ही सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि कोई सीमा नहीं है। सीमा सिर्फ एक ही बात की कि आप में कितनी भाषाओं को सीखने की इच्छा है और उसमें कितना आप श्रम उसके लिए करने को तैयार हैं, कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। क्योंकि मनुष्य प्रकृति से बहुभाषी है। तो हम जब जिस उम्र में जो भाषा सीखना चाहें दुनिया की, वो हम सीख सकते हैं, बशर्ते उसके लिए ज़रूरी समय, श्रम और ध्यान हम उसको लगाएं। इसलिए देखिए, पवन जी का सवाल था, वो था कि आम तौर से, मैं खास तौर से तो अनंत संभावना है। बहुत आप मुंबई में जाएंगे अशोक जी, तो वहाँ देखिए, वहाँ पे आम तौर पे एक मुंबई के आम नागरिक को 3 से 4 या 5 भाषाएं आती हैं। तो ये निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं, किस परिस्थिति में हैं। अगर हम 3 या उससे ज़्यादा भाषाएं सीख सकते हैं तो हम भारतीयों जो लोग हैं, हम में किन्हीं भाषाओं की तरफ कुछ पक्षपाती रवैया है क्या, और किसी और भाषा को क्या हम नज़रअंदाज करते हैं? पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ये सवाल उठाया, क्योंकि भाषा का सवाल आजकल ऐसा है जिसको उठाने से लोग हिचकते हैं, उसको उठाने लायक भी नहीं मानते बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे देश ने मान लिया है कि भारत को अगर महाशक्ति बनना है तो अंग्रेज़ी अपना लो, गुट्टी में पिला दो बच्चों को, भारत महाशक्ति बन जाएगा। तो पूरा देश इस समय अंग्रेज़ी के पक्ष में इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि वो अपना आपा खो बैठा है, संतुलन खो बैठा है और अपना विवेक भी खो बैठा है। सारी भारतीय भाषाओं को किसी न किसी रूप में और कम या ज़्यादा हद तक उठाना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है, और सबको, यानी भारतीय भाषाओं के खिलाफ एक माहौल है और अंग्रेज़ी के पक्ष में एक आम भारतीय आज पाया जाता है। ऐसा लगता है आपको अशोक जी कि भारतीय भाषाओं के खिलाफ एक नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। कौन अपनी मातृभाषा के खिलाफ हो सकता है? जो माँ की गोदी में उसने पाई है, उस भाषा के खिलाफ कैसे हो सकता है? खिलाफ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, अपने हितों के लिए, अपनी पेट के लिए, अपने रोज़गार के लिए और अपने दूसरे अन्य कारणों से अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठा हुआ दिखाने के लिए वो ये भ्रम पाल सकता है कि अंग्रेज़ी उसके स्तर को बढ़ा रही है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इस बात को कि हमारी भाषाएं किसी भी प्रकार से घाटे में हैं। नुकसान और फ़ायदा एक अलग चीज़ है और उसके अलग अलग मानक होते हैं। हमारी हिंदी
हम उसकी महत्ता कितनी मानते हैं, और सामाजिक स्तर पर अगर हम हिंदी बोलते हुए पाए जाते हैं तो हमें कितना सुसभ्य और कितना श्रेष्ठ माना जाता है, ये एक सवाल हो सकता है। अंग्रेज़ी बोलने से आप कोई बहुत ऊंचे हो जाएंगे, ये अब से 10-15 साल पहले तक तो था। अब ये समय आ गया है जब आप अंग्रेज़ी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। उस आदमी का सर्वाधिक मूल्य है जो अच्छी हिंदी जानता है और अच्छी अंग्रेज़ी जानता है। और इस सब में हम ये माने कि कोई संकट है, और ऐसा संकट है कि हमारी भाषाएं लुप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, नहीं होंगी, ऐसा मेरा एक बात अशोक जी ने सही कही और मैंने गलत कही थी कि आम भारतीय के मन में अपनी भाषाओं के खिलाफ एक माहौल है। खिलाफ वो सचेतन रूप से नहीं है, सचेतन रूप से नहीं, इसलिए मैं मान लेता हूँ कि गलती, लेकिन अचेतन रूप से बिना सोचे समझे, बिना अपने ही भाषा व्यवहार को और अपनी बदलते भाषा व्यवहार को एक आलोचक तटस्थ दृष्टि से देखे, वो धीरे धीरे अपनी भाषाओं से दूर होता हुआ अंग्रेजी की ओर जा रहा है। और हमारे साथ अभी तो लोग भी बैठे हैं, अभी इनसे ही बातचीत करेंगे तो अभी इनके सामने सिद्ध हो जाएगा ये, हमारे आपके जीवन में ये सिद्ध हो सकता है। समस्या ये है कि भाषा हम सब के लिए इतनी सहज चीज़ है, बोलना, पढ़ना या लिखना, कि हमको अक्सर हम उसके प्रति थोड़े असावधान हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी भाषा बदल गई, एक शब्द हमारी भाषा से निकल गया, हमारी ज़िंदगी से निकल गया और एक दूसरा शब्द आ गया, हमको पता नहीं चला। हम सचेत रूप से भाषा का इस्तेमाल कम करते हैं। इसके कारण धीरे धीरे जैसे हमारे सब कुछ बदल रहा है, हम सबकी भाषा, हमारी सोच, हमारी मानसिकता, जीवन शैलियाँ, स्वाद, संवेदनशीलताएँ, बहुत चीज़ें बदल रही हैं, सपने बदल रहे हैं। कुछ के प्रति हम सचेत होते हैं, कुछ के प्रति लगभग अचेत होते हैं। भाषा इन अचेत रूप से बदलने वाली चीज़ों में से। आज पूरा देश, इस देश का एक एक गांव अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खास तौर पे अंग्रेज़ी शिक्षा और अंग्रेज़ी मांग रहा है। एक एक गांव, एक भी गांव इस देश में ऐसा नहीं होगा जिससे अगर आप विकल्प देंगे वो ये कहेगा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को कन्नड़ में या मराठी में या बंगला में पढ़ाना चाहता हूँ, अंग्रेज़ी में नहीं। वह सब, हर एक गाँव आज अपने बच्चों को अंग्रेज़ी में पढ़ाना चाहता है। अब आप सोचिए कि ये जो अधकचरी अंग्रेज़ी में पढ़कर गाँवों में, कस्बों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में जो पीढ़ी बड़ी होगी, वो क्या अपनी भाषाओं की होगी? क्या अपनी भाषाओं के प्रति लगाव, उनके लिए मन में सम्मान और उनका अभ्यास उसका वैसे ही होगा? मुझे लगता है कि जो आज हमें संकट भले ही ना दिख रहा हो, क्योंकि हमारे आपके लिए हिंदी बहुत सहज है, लेकिन हमारे बच्चे, मेरे बच्चे हिंदी के पाठक उतने नहीं हैं जितने अंग्रेजी के। आपके बच्चों की मैं नहीं जानता। हम यहीं पे अभी लोग, हमारे मित्र बैठे, इन सब के एक सर्वेक्षण कर लीजिए कि इनमें से कितनों के बच्चे सहज रूप से प्रथम भाषा के रूप में हिंदी के पाठक हैं। अभी आपको भाषाओं का, कम से कम हिंदी का भविष्य पता चल जाएगा। आप थोड़ी सी अगर इंटरनेट पे सर्च करें, मैं तो सब दूसरी भाषाओं के मित्रों से भी पूछता हूँ, उन सबके यही हो रहा है। बांग्ला में ये हो रहा है, मराठी में ये हो रहा है, कन्नड़ में ये हो रहा है। तो आज की जो मराठी, कन्नड़, बांग्ला, हिंदी भाषी, पंजाबी भाषी पीढ़ी है, उसके बाद की उनके बच्चों की पीढ़ी उन भाषाओं की उतनी नहीं है। वो समझती है, बोलती है उन भाषाओं को, लेकिन उसको न तो पढ़ने का अभ्यास उतना ज़्यादा हो रहा है और लिखने का अभ्यास उससे भी कम हो रहा है। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा आगे बढ़ा के देखता हूँ भविष्य की ओर, तो मुझे दिखता है कि एक पीढ़ी शायद ऐसी आएगी 1 20 25 30 साल बाद, जिसको अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास अंग्रेज़ी की तुलना में बेहद कम होगा। आपने कुछ अच्छे पॉइंट्स रखे, लेकिन मैं अशोक जी से भी उनकी टिप्पणी चाहूँगा। उससे पहले मैं कुछ बाइट्स दिखा दूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है और हमारे सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक माध्यम है, संप्रेषण का आवश्यक माध्यम है, जो कल्याणकारी कार्यक्रमों को देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने में सहायता देती है। ये हमारी संस्कृति, सभ्यता की संवाहिनी है। उपनिवेशवाद के लंबे इतिहास के कारण अंग्रेज़ी का बोलबाला काफ़ी रहा है और अभी भी जो स्थिति है वैश्वीकरण के कारण अंग्रेज़ी का बाहुल्य है। परंतु ज़रूरत इस बात की है कि हम द्विभाषीय और बहुभाषीय अवश्य बने, परंतु हिंदी का तिरस्कार ना करें, हिंदी की उपेक्षा ना करें, हिंदी को सम्मान दें, हिंदी को प्रयोग में लाएं और गर्व और अपनत्व के साथ प्रयोग में लाएं, ना कि हीन भावना के साथ। मुख्यतः हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए
देश भर में एक अभियान चलाया जाए और जन जन को संवेदनशील किया जाए इसके प्रति कि संविधान ने हमें हिंदी को लेकर क्या दायित्व दिए हैं और हिंदी में काम करना कितना सरल और सहज है। ऐतिहासिक तौर पर अभी तक जो सरकारी भाषा है, कामकाज की सरकारी भाषा, वो काफ़ी कठिन और क्लिष्ट चली आ रही है। उसे सरल और सहज बनाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पांडित्य युक्त हिंदी पर गर्व किया जाता है और कठिन से कठिन पर्याय शब्द ढूंढे जाते हैं अंग्रेज़ी के शब्दों का स्थान लेने के लिए। हमें अन्य भाषाओं के शब्द, चाहे वे प्रांतीय हैं चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो लोकप्रिय हैं, लोकप्रियता कसौटी है भाषा के जीवंत रहने की। जो लोकप्रिय शब्द हैं वो भाषा में आएंगे तो भाषा स्वयं में लोग उसे अपनाएंगे और वो जीवंत रहेगी। संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 में हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग की वकालत की गई है। यह कहीं भी उल्लिखित नहीं है कि हम हिंदी को एक दुरूह, परिमार्जित व परिष्कृत हिंदी के रूप में प्रयोग करें। आमतौर पर जो आजकल हिचक ज़्यादा उत्पन्न हो रही लोगों के बीच में, क्योंकि उनके दिमाग में यह है कि हिंदी बहुत शुद्ध होनी चाहिए, परिमार्जित होनी चाहिए, हिंदी में हमें पंडित होना चाहिए, हिंदी में हमें विद्वान होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि लोगों को ये समझ में आ जाता है यदि कि हिंदी में हिंदी सरल हो, सुबोध हो, देवनागरी लिपि में हो। संवैधानिक व्यवस्था ये है, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 का ही देखिए, इसे हम अंग्रेजी में द ऑफिशियल लैंग्वेजेज एक्ट कहते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का अभिप्राय यह है कि उसमें न केवल संघ की राजभाषा की बात कही गई है, बल्कि उसमें जितनी भी राज्यों की मातृभाषाएं हैं उनकी भी बात कही गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास एवं समृद्धि के लिए संघ का यह कर्तव्य होगा, इस बात का उल्लेख किया गया है। वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं सूची में दर्शाई गई भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए यह सुझाव दिया जा सकता है कि हिंदी भाषी राज्यों में भी यदि त्रिभाषी फार्मूला लागू कर भाषाई दूरियों को कम किया जा सकता है, जिससे भाषा के नाम पर जो अंतर्विरोध होता है उसे समाप्त किया जा सकता है और इससे भाषाई सद्भावना को और अधिक बल मिलेगा। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर सुने। क्या हमारी आइडेंटिटी का भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कि नहीं? मेरे विचार में हमारी आइडेंटिटी का भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अगर हमारी आइडेंटिटी का भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो भाषा में हाइब्रिडाइजेशन होने में क्या आपत्ति है? और दूसरा पॉइंट उनका, जिससे मैं सहमत हूँ कहीं, वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पाठक जो हैं हिंदी के वो कम हो रहे हैं। ऐसा है क्या? कल का किसको क्या भरोसा, संकट किस प्रकार के नए होंगे, सावधानियां हटी, दुर्घटनाएं घटी, क्या होगा। हम अभी से इतने भविष्यवादी, हम ज्योतिषी नहीं हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब सब तरफ बदलाव है तो भाषा में भी बदलाव आएगा। तो अब इससे जो भाषा का शुद्धतावादी है उसको तो क्रुद्धतावादी होने का मन करेगा। तो भाषाओं में ऐसे लोग जो सभी भाषाओं को उनकी शुद्धता के साथ बोल सकते हैं, दुर्लभ प्रजाति में हैं। वो बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन कम लोग हैं। ज़्यादा लोग कौन हैं? अवाम, हमारी जनता। अब पिछले 10 वर्षों में हमने अपने बालकों को, इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ाया, और गांव-गांव में मांग भी है कि अंग्रेज़ी स्कूल लाओ। जब ये संघ की भाषा है, ये राजभाषा है, ये हमारी संपर्क भाषा है, विभिन्न प्रांतों के लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं। और एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये देता हूँ। मैं विगत दिनों हुए रामलीला ग्राउंड के आंदोलन के पक्ष या विपक्ष में कोई बात नहीं कह रहा, मैं उसके राजनीतिक मूल्यवत्ता पर कोई विचार नहीं कर रहा, लेकिन उस मंच से हिंदी और केवल हिंदी और केवल हिंदी बोली गई और उसने नई पीढ़ी को पुकारा।
नई पीढ़ी वहाँ पर आई, दूर दराज से आई, हमारे जनसंचार माध्यमों ने हिंदी ही दिखाई। इसका मतलब क्या है कि देश से अगर बात करनी है तो आपको हिंदी में करनी पड़ेगी, अगर देश को जोड़ना है किसी मुद्दे पर तो आपको हिंदी में बात करनी पड़ेगी। हमारी आज़ादी की लड़ाई हिंदी में लड़ी गई थी, गुजरात के महात्मा गांधी हों, बंगाल के सुभाष चंद्र बोस हों, उसमें मैं नहीं जानना चाहता इतिहास पे बात करूं, आप सब विज्ञ लोग हैं, लेकिन हिंदी ने एक धागे में सबको बांधा था। तो क्या कल नहीं बांधेगी, परसों नहीं बांधेगी? क्या अंग्रेजी अपनी खिचड़ी इस तरह रांधेगी कि हम भुक्के रह जाएंगे और हमारा चूल्हा सुलगेगा ही नहीं? अरे हमारी लोक भाषाओं के शब्द हैं, हम परस्पर, कोई महुआ चैनल आ रहा है, कोई भोजपुरी चैनल आ रहा है, ये नए नए चैनल भाषाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। तो कृपया शुद्धतावादी दृष्टिकोण से अब हमें थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा और हमें उन लोगों को हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा जो अपनी हिंदी में इतर भाषाओं के शब्द कभी कभी जाने अनजाने, बहुत अच्छी बात कही, अचेतन मन से, सचेत होकर नहीं। हम भाषा का व्यवहार सचेत होकर नहीं कर रहे हैं, मैं राहुल जी से सहमत हूं, लेकिन सचेत होकर हम अपने रोजगार की बात करते हैं, सचेत होकर हम अपने पेट की बात करते हैं, सचेत होकर हम अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। उस समय जो भी शब्द, जिस भी भाषा का शब्द, जैसा भी शब्द हमारे शब्द भंडार से निकलकर हमारे मस्तिष्क में आता है वो तत्काल बोल दिया जाता है। जो पीढ़ी बचपन से जिस मातृभाषा में पढ़ती है और जिस भाषा के वातावरण में बड़ी होती है वो उसी भाषा की हो जाती है। भाषा को केवल हम अगर संवाद का उपकरण मानेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भाषा से हम समझ क्या रहे हैं? भाषा जैसे हमारे शरीर का निर्माण हमारी माँ के गर्भ ने किया है, वैसे ही हमारे अंतः शरीर का, हमारा जो भीतरी मैं है, उसको हमारी भाषा और हमारी भाषा से हमें जो कुछ मिलता है वो गढ़ता है। जब भाषा बदलती है तो हम बदल जाते हैं, भाषा से चेतना बदल जाती है, भाषा से दुनिया को देखने की निगाह बदल जाती है। हमारी भाषा में बदलाव जो आ रहा है वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी जो पीढ़ी होगी ये कल इस भाषा की नहीं रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पीढ़ी जैसी है आज वैसी नहीं रहेगी, पीढ़ी में ही बदलाव आ रहा है। सारी दुनिया आज जैव विविधता को बचाने की कोशिश कर रही, हम प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं साहब? जो बदलाव आ रहा है उसको आने दीजिए, क्या समस्या है? जो अगली पीढ़ियां आएंगी, हमारे आज के बच्चों की पीढ़ी भी दिल्ली के प्रदूषित उसकी हवा में सांस लेने और जिंदा रहने के लिए आदी हो चुकी है। बीमारी होती है तो ठीक है, सभी को होती है, आगे और प्रदूषण बढ़ेगा तो उसकी भी शायद आदत पड़ जाएगी। तो हर परिवर्तन को आप ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने की अगर बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप खुद ही उससे पीछे हो जाए। आप अगर विद्वानों को पढ़ लें, आप शिक्षाविदों को पढ़ें, अगर आप भाषाविदों को, दुनिया भर में किसी भी भाषा का शिक्षाविद हो और भाषाविद हो उसको पढ़िए तो आपको बताएगा, मनोवैज्ञानिक भी आपको बताएंगे कि हमारी भाषा हमें गढ़ती भी है और हम अपनी भाषा को गढ़ते भी, हमें वो दिखाती भी है। और जब हमारी भाषा बदलती है, अगर भाषा प्रदूषित है या मिश्रित है तो हमारी सोच भी मिश्रित होती है। ये इतना सरल नहीं है। मनोविज्ञान और भाषा विदों का साइंस भी चेंज हो रहा है। हम ये एक अजीब बात है, ये बेईमानी है कहना कि साहब वायु में प्रदूषण हो रहा है, नदियों में, जल में प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी में प्रदूषण हो रहा है, लेकिन भाषा में जो हो रहा है वो प्रदूषण नहीं है, वो केवल परिवर्तन है। ये बेईमानी है। अभी लेते हैं कुछ प्रश्न। हिंदी और इंग्लिश आज के युग में किस तरह एक साथ वो चल सकती है और हमारी सफलता की जो नदी है उसके दोनों तीर के रूप में, दोनों तट के रूप में वो काम कर सकती है। मेरा कहना है कि भारत को अंग्रेजी की ज़रूरत है। हम भाषाओं के एक नए सह अस्तित्व की मांग कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग, मैं और मेरे बहुत सारे मित्र हैं, और हम यहाँ हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं। दिक्कत है कि चूँकि हिंदी भाषी क्षेत्र में बैठे सब हिंदी पे आ गए तुरंत, हम सारी भारतीय भाषाओं की बात कर रहे हैं और मैं सारी भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूँ। आप अगर हमारे मित्र जो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, हम सब एक गलती ये करते हैं कि जो अभी हमारे निजी अनुभव में आ रहा है, जो हमें दिख रहा है, हम उसी को मान लेते हैं कि वो कल भी रहेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आप अगर अपने घर में अपने बच्चे, आपके बच्चे अगर हों तो उन बच्चों की प्रथम भाषा, उनका भाषा व्यवहार देखिए और सोचें कि आपके बच्चों की भाषा भी क्या उसी रूप में हिंदी होगी जैसी आपकी है और हमारी है। तो हम संकट आज का नहीं है, संकट आने वाले कल का संकट है। हम थोड़े भविष्य की बात कर रहे हैं। और अशोक जी, भारत सरकार में एक विभाग है, भविष्य विज्ञान विभाग, फ्यूचरोलॉजी।
और दुनिया में हर समझदार समाज और सरकार और व्यक्ति भी थोड़ा भविष्य की चिंता करता है। हम सब भी करते हैं। हम केवल अपने आज से ही संतुष्ट हो गए और उसी में प्रसन्न हो गए तो हम कल के लिए तैयार कैसे होंगे। इसलिए संकट है, उसको हम नकारने की बजाय अगर पहचानेंगे तो उस संकट को और उस हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, संकट से निपट सकते हैं। जी। लेकिन अगर हम संकट को मानने से इनकार करते हैं, मुझे कोई बीमारी ही नहीं है, तो फिर नहीं, राहुल जी, संकट है मैं ये मानता हूँ, लेकिन संकट मोचन स्थितियाँ भी पैदा की जा सकती हैं। ऐसा भी हम अपने सोच में, हमारे भविष्य की हिंदी क्या होगी और हिंदी का भविष्य क्या होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर भाषा को प्यार करता हूँ, सिर्फ एक भाषा को नहीं। जो मातृभाषा मुझे मिली है, जिसकी जो माँ की गोदी में ब्रजभाषा बोलना मैंने सीखा, मथुरा का ब्रज अंचल का व्यक्ति हूँ। कोई मोते बात करे ब्रजभाषा में तो बहुत अच्छा लगे था, रोम रोम पुलकित है जाए मेरो, ऐसो मज़ा आवे कि क्या बताऊँ तुम्हें। तो हम जिस भाषा क्षेत्र में रहते हैं उसमें बोलने में सर्वाधिक आनंद आता है, ये आप जानते हैं। इश्क किसी भाषा से अनेक कारणों से हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी भाषा है प्रेम की भाषा, है ना। उस प्रेम को अगर अन्य भाषाओं से सींचा जाए, जो भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी है, तब इस संकट को देखा जाए और ये भी देखा जाए कि क्या ये संकट है भी, और इस संकट के पैदा करने वाले कौन हैं। हम उन कारणों पे जाएं, तब कार्य देखें। हाँ, संकट है। संकट है हमारी सरकारी नीतियों में दो प्रकार की मानसिकता का। संकट इसलिए है, भाषा वह महत्वपूर्ण होती है जो प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक, प्राथमिक शाला, फिर माध्यमिक शालाएं, मिडिल, उच्चतर माध्यमिक, फिर आपके स्नातक, स्नातकोत्तर और फिर अनुसंधान, अगर एक भाषा में इन सारे पड़ावों को पार करके जाते हैं तो भाषा समृद्ध होती है और उसमें हम विकास कर पाते हैं। कठिनाई ये हुई कि अनेक राज्यों में, पहले तो हिंदी अनिवार्य थी सभी राज्यों में, विरोध हुआ, राजनीतिक कारणों से विरोध हुआ और कहा गया कि हिंदी को थोपा नहीं जाना चाहिए। जब से ये आरोप लगने लगे थोपा नहीं जाना चाहिए, अरे भैया प्यार से थाप दो, थोपो मत, किसी पे हम आरोपित नहीं करें। लेकिन कम से कम भारतीय भाषाओं को आमने सामने खड़ा नहीं करना चाहिए। हिंदी हमारे देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली संपर्क भाषा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका स्वरूप बड़ा लचीला है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक वैज्ञानिक है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें उच्चारण, ध्वन्यात्मकता और कंप्यूटर के लिए मुफीद होना उसके अंतर तत्वों में सन्निहित है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो निरंतर वैश्विक हो रही है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो 139 देशों में विश्वविद्यालयी स्तरों पर पढ़ाई सिखाई जा रही है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके सांस्कृतिक स्वरूप के कारण विदेशी आकृष्ट हो रहे हैं और आ रहे हैं। तो हम इसको एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर, संकट के तौर पर न देखकर हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम अपनी इस भाषा को और ज़्यादा आगे ले जाएं, कैसे हम उस हीन भावना को समाप्त करें जो अचानक अंग्रेजीदा संस्कृति ने हमारे नौजवानों और हमारे गरीब तबके में भर दी। अशोक जी, प्रश्न है कि हिंदी और अंग्रेजी का साथ साथ विकास कैसे किया जा सकता है? देखिए, मैं अंग्रेजी को वैश्विक संपर्क भाषा के तौर पर आवश्यक मानता हूँ और अंग्रेजी भी मेरे लिए गर्व की भाषा है, क्योंकि वह मेरे नौजवानों को रोज़गार दे रही है, वो ज्ञान दे रही है। हम लोगों का कर्तव्य और हमारे सहकर्मियों का कर्तव्य था कि हम अनुवाद के द्वारा या सृजन के द्वारा, मौलिक लेखन के द्वारा ज्ञान के उत्पादन की पुस्तकों का ज़्यादा निर्माण करते, जो कि जिसमें हम कामयाब नहीं रहे। हमने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में भेजा ये सोच के कि ये तरक्की तभी कर पाएंगे जब अंग्रेज़ी स्कूलों में जाएंगे। अब हालत ये है, सबको अंग्रेज़ी आती है। अब वक़्त उसकी है जिसकी हिंदी अच्छी हो। आप देखिए अंग्रेज़ी बोलने वाले की का शब्द भंडार, हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर मेरे को बहुत अच्छी हिंदी आती है, बताइए मैं कैसे रोजगार ले सकता हूँ, कोई सा भी रोजगार भारत में। अगर आपके अंदर ये धारणा होगी कि हिंदी सीखने से हमारा रोजगार ही नहीं मिलेगा, अरे अंग्रेजी आपके अब स्वयं के वक्तव्य में हम देखें तो एक मिली जुली भाषा आपने बोली जिसमें हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। तो भाषा हमारे रोजगार के कितने निकट हमको ले जाती है, और हिंदी सीखना आपको रोजगार नहीं दे पा रहा क्योंकि आप अच्छी हिंदी की तरफ नहीं जा रहे, आप एक अधकचरी हिंदी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप अच्छी हिंदी सीखेंगे तो पूरा संचार माध्यम आपके लिए बाहें खोले बैठा हुआ है। भाषा मुझे लगता है कि एक संप्रेषण का माध्यम है, तो उसके लिए हम इसमें
अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयाली, इन सब में क्यों पढ़ते हैं? हम सिर्फ संप्रेषण की बात क्यों नहीं करते? यही दरअसल समस्या की मूल एक बुनियादी जड़ है, वैसे कई हैं। जब हम भाषा को सिर्फ संवाद के, संप्रेषण के माध्यम के रूप में देखते हैं, तब आपकी बात सही है कि मैंने कहा, जैसे भी कहा, आपने सुना, आपने समझ लिया तो बात ख़त्म, क्यों झगड़ा कर रहे हैं हम? लेकिन अगर मैंने जो पहले कहा वो आपने ध्यान से सुना होता है, भाषा के बारे में जो उसको जानते हैं उन सबका ये मानना है भाषा हमको गढ़ती है। भाषा सिर्फ लेन देन का, भाषा एक उपकरण नहीं है। तो भाषा हमारा पूरा आंतरिक संसार रचती है। अगर हमारी भाषा बदल जाए बचपन से अब तक, तो हम पूरी तरह बदल जाएंगे अपनी खाल के रंग को छोड़ के। तो भाषा बहुत नाजुक, बहुत गंभीर, बहुत गहरी चीज़ है, बहुत व्यापक है। उसका असर हमको पता नहीं है। आप अगर सोचिए कि आपके बचपन की भाषा अंग्रेज़ी होती, जो कुछ आपको आज तक हिंदी से मिला है या अपनी भाषा, मातृभाषा से मिला है, उसकी जगह अंग्रेज़ी आपको मिली होती और उसका पूरा माहौल मिला होता, तो क्या आप वही होते जो आज हैं? आप पूरी तरह कुछ और होते। तो संस्कार बदलते हैं। संस्कार में भाषा हटा दीजिए, संस्कार बदल जाएंगे। संकट जो मुझे दिखता है वो इसलिए दिखता है कि अगर अधिकांश शिक्षित भारतीयों की भाषा धीरे धीरे बदलती गई और वो अपनी अपनी भाषाओं से दूर होते गए और अंग्रेज़ी को ही अपने हर ज़रूरी काम के लिए अपनाते गए, तमाम कारणों से, तो एक दिन वो आ सकता है, खुदा न करे, लेकिन आ सकता है जब पूरा भारत खाल के रंग को छोड़कर सोच में, अपनी मानसिकता में, अपनी दृष्टि में, अपनी विश्व दृष्टि में, अपनी संवेदनशीलताओं में बदल जाएगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो तत्काल नहीं सुलझाए जा सकते। मैं मानता हूँ भाषा हमने गढ़ी है या भाषा हमको गढ़ती है, भाषा जीवन के लिए है या जीवन के लिए भाषाएं हैं, कवि कविता रचता है या कविता कवि को रचती है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो संश्लिष्ट हैं, बहुत सरलता से मेरे ख्याल से पवन जी सुलझाए नहीं जा सकते। बहुत सही पॉइंट्स आए यहाँ पर, आप दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम में से क्यों है? आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का काल है, हम में से क्यों है? आज खड़ा ये सवाल है। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है, हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम में से क्यों है? आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का काल है, हम में से क्यों है? आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। चर्चा उठाई हमने पिछले हफ्ते भाषाओं पे। क्या कुछ भाषाओं की तरफ हम पक्षपाती हैं और कुछ को नज़रअंदाज करते हैं, नीचा देखते हैं, और क्या कुछ भाषाएं संकट में हैं? हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े दो खास मेहमान, मिस्टर अशोक चक्रधर जो हिंदी एकेडमी के और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी के वाइस चेयरमैन हैं और जाने माने साहित्यकार हैं, और साथ में हमारे साथ जाने माने लेखक, पत्रकार, द्विभाषी पत्रकार श्री राहुल देव जी जो आज समाज के प्रधान संपादक भी हैं। आप दोनों का स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी ऑडियंस, राजभाषा विभाग हिंदी। किसी भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से वो भाषा प्रदूषित होती है क्या, कि वो भाषा शायद सुदृढ़ भी हो जाए? आपका क्या कहना है? दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं है जो आज की बड़ी भाषाएं हैं, जो बढ़ी हैं धीरे धीरे, जिनका एक इतिहास है, जो दूसरी भाषाओं से अभिव्यक्तियां और शब्द लेकर समृद्ध ना हुई हों, बढ़ी ना हो। वो भाषा का स्वाभाविक स्वभाव है। हम जिस भारतीय संदर्भ में बात कर रहे हैं पवन जी, वो थोड़ा और
अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाओं का जो संदर्भ है वो थोड़ा अलग है। जब दो भाषाओं में बराबरी का रिश्ता होता है तो वो एक स्वस्थ लेन देन हुआ और उससे दोनों समृद्ध होते हैं। लेकिन अगर एक भाषा दासी भाषा की जगह पर है, दूसरी एक मालकिन बन के बैठी है, और जो दासी भाषा है वो मजबूर है किसी भी बहुत सारे कारणों से